आमदीद और सबब खैर जनाब। आज डॉक्टर पेनोस ज़ेबोस मेरे मेहमान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर पेनोस ज़ेबोस, जो कि पीएचडी डिग्री रखते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएसए से, और प्रोफेसर ऑफ एमिरेटस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटकी के, और उसके साथ साथ चीफ एंड डायरेक्टर ऑफ एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका हैं। क्लोनिंग जिन लोगों ने की थी दुनिया में पहले उनमें से एक नाम इनका भी है, और अब इन्होंने स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से आज यहाँ प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जो एक नया तरीका इलाज है जिसके ज़रिए ख़ास तौर पे मर्दाना बांझपन का और ख़वातीन के हवाले से भी हम बात करेंगे, इलाज किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी अब ये इलाज जो है ये मौजूद है। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज भी मेरे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर एंड चीफ हैं एट एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हाउ इफ़ेक्टिव दिस स्टेम सेल थेरेपी इज़ हेयर इन पाकिस्तान? Well, we really have not started it yet. Yeah. That's why I'm here. Dr. Sajida and I have been working together for almost about a year and a half now. And we have made the decision and the dedication to establish her center, which is the only center in Pakistan, to begin to organize an effort to treat male infertility in Pakistan. And this is the only center that there is in Pakistan. इससे पहले सर्जरी पाकिस्तान में कोई ट्रीट सेंटर नहीं है जो मेल इनफर्टिलिटी को, मर्दाना बांझपन को कर सके। इनफर्टिलिटी को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसको कॉमनली एक फर्टिलिटी सेंटर्स हैं, लेकिन कोई भी एंड्रोलॉजी सेंटर पाकिस्तान का ये पहला सेंटर। सही, ठीक। जो मेल इनफर्टिलिटी को इतनी डेप्थ में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लिमिटेशंस थी। मेल इनफर्टिलिटी का आप टेस्ट करते हो ना, तो आप एक लेवल तक हस्बैंड सीमन एनालिसिस कर लिया, उसको देख लिया। अब इसमें हमारा एक ऐसा सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया है कि जिसमें मेल को फुल फ्लेज उसको डायग्नोज करने की फैसिलिटीज़ जहाँ पर हैं, और आगे उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करने की भी फैसिलिटीज़। बिल्कुल सही, राइट। She will be my link in Pakistan. Right. And of course, I want to tell the Pakistani people that Dr. Sajida is known throughout the world as the Queen of IVF of Pakistan. Right. And the reason of being a queen is because she is the best. Okay. That and ironically enough, here we have now men and women doctors in Pakistan, and for once a woman is becoming the queen, and there's no king here. Right. So you're looking for king as well. Well, that's for her to decide. Okay. डॉक्टर साजिदा, हाउ इफेक्टिव, ये कितना कारआमद होगी औरतों के लिए भी? औरतों में अगर कोई मसला आ रहा है बांझपन का, तो क्या वो रिवायती तरीका इलाज जो है वो उसके लिए काफ़ी होंगे? और स्टेम सेल थेरेपी, आई एम आस्किंग दैट इफ द स्टेम सेल थेरेपी इज ओनली इफेक्टिव फॉर मेल और फॉर मेन, or could it be used also for to treat infertility in women as well? But of course it can, but because of my expertise being a male reproductive specialist, right, then I concentrate on the men. Okay. Now it is something, some sort of a program that after we perfect and we get this going, we could develop the technology for women as well. Right. I'm not ruling that out. But so far the stem cell therapy is only for male. But it is applicable for female too. मसला अब ये है कि जो सर ने जैसे कहा है कि यहाँ आपको पता है यूएसए में बहुत ही स्पेसिफाइड फील्ड्स हैं, सुपर स्पेसिफाइड, ठीक है, आप अपने दायरे से बिल्कुल नहीं निकलते। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि एक जनरल गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन भी इनफर्टिलिटी को डील कर रहा होता है। तो हमारे लिए तो अभी तक ये प्रॉब्लम है कहाँ ये कि हम अगर एक स्टेम सेल रिप्रोडक्टिव सेंटर बना रहे हैं तो इट विल बी एप्लीकेबल सेम उसी तरह से औरतों के लिए भी होगा और मर्दों के लिए। Is there any downside of this treatment as well? Well, we're beginning to understand the system per se. There are downsides on everything that we do. So we need to calibrate the system. Right. Make sure that if we overload the system with stem cells and other factors that we shoot in the testes could create a negative effect. What kind of negative effects? Well, we could obviously shut off the testes completely, or as a matter of fact, in other tissues, in parts of the body where the stem cells been used to grow tissues, it's been known that it can develop even some growth type of carcinoma. Okay. So those are things that we need to be watching for. But so far we have not had that problem. And our success rate out of 13 patients that we've done is better than 50%, right, which is remarkable. And so we are amazed ourselves, but now our job is to find out who is good for this treatment and why the 50% of the patients are failing. Why? Is there any answer to it?
But of course, this is our job. This is Okay. our research effort. Yeah, this Okay, is- right. So studies are we apply the technology, but we also research the technology and fine tune the technology in order to make it more effective. Which are the common organs from where you take the stem cells to be injected in the testis? I'm sorry? I mean the common organs from where you take out the stem cells. Oh, we can take it from blood, we can take it from Usually from skin, skin, yeah. we can take it from various compartments, and we can transform even skin cells, we can transform now skin cell into stem cells. Right. So we have that latitude to play the game that way, except that we can extract the stem cells from the body, or with the best way to go about it is to take skin cells. Okay, is there any age limit for anybody who is interested, who wants to get this treatment done? Well, there is obviously, the older you get, the harder it gets to get any tissue to grow, to Yeah. regrow. Right. And therefore, the age is something that we're looking at. But right now, we're looking at men of reproductive age. Normally, those men could range between 25 to 45. Right. And then, of course, I like to have them at 25 rather than 45, but then those are not the choices that I have. So the older people get, whether it's a male or female, in any situation, whether it's surgery, stem cells, or anything, the growth and the recovery phase is not as good. Right. But we are obviously we- trying to yeah. understand those things. Right. अच्छा ये जो stigma हमारे यहाँ attached है साजिदा जी, जी। maybe you're also familiar with this very tabooed issue that male are usually not willing to get their tests done and they're not willing to get labeled as the reason of infertility or as an infertile male. आप इसको कैसे हैंडल करेंगे और आपके ख्याल में आप तक लोग आएंगे? इतना हमारे यहाँ माशरे में अवेयरनेस हो बिल्कुल, गई है? मैं ये समझती हूँ कि पिछले 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस टैबू को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। दूसरा ये है कि जितने भी मेल आते हैं ना मेरे पास, उनके ऊपर तो लेबल लग ही नहीं सकता कि क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जन भी हूँ और डेफिनेटली फ़ीमेल के प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर रही हूँ। वो अपने वैसे भी यूजुअली जो मेरे पास मेल आते हैं वो हमेशा अपनी वाइफ की ही स्लिप लेते हैं। सही। ठीक है, उनकी वाइफ की स्लिप के ऊपर हम उनको ट्रीट करते हैं, इसलिए उनका बड़ा पर्दा और भरम रह जाता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे कितनी ज़्यादती की बात है कि उनको तो इतने पर्दे और भरम की ज़रूरत है और ख़ातून जो है उसको वो 1 सेकंड में जो है ना वो कर देते हैं, लेबल कर देते हैं और इससे तो आज बच्चे ही नहीं हो सकते। और तो और इफ़ somebody is having daughters can accuse his wife that she is not capable of having a son, so he is eligible to get married again and have another wife because she is not the one who's not delivering a male child. Absolutely not. A So- man determines that. Yeah. And this is the fallacy. Yeah. When I started 40 years ago, even the doctors that treated fertility thought that always it's a woman's problem. Yeah. So as you realize, during the 40 years that I've been practicing, I've been educating the world that man is as responsible of creating a problem in infertility as the woman does. Right. So today I recommend that when the woman and the man walk into the office to be investigated, the woman is investigated, the man is investigated at the same time. Right. Without any delays, because we see so many mistakes made that we ignore the man and we concentrate on the woman and we abuse the woman normally because Right. we simply, there might be nothing wrong with her, but we just keep beating the woman. And keep in mind that most doctors that treat infertility are gynecologists. Yeah. And they know more about the woman, so they just always fix the Volkswagen. Right. They forget the Rolls Royce over here, the Yeah. man. Okay, so you're also discriminating Rolls Royce and If you ask me, Volkswagen. the women are the Rolls Royce, okay? I know what I'm talking about. Okay, thank you so much. आप लोग कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी. Good morning, sir. Good morning. I'm Yasmin Mahmood, psychologist. So I want to ask a question that this stem cell therapy, what percent it has been successful in Pakistan? What is the percentage of success here in Pakistan? Yeah, but we haven't done it in Pakistan yet. Yeah, well, we are. We're starting the overall, program we right started. now. But I would say that probably would be the same as we have elsewhere. Okay. Because we do not see any difference in the men in Pakistan than the men elsewhere. Inshallah, that Right. will be We the don't- And that is, you said that it's Yeah. almost It's almost 55 to 60% right now. 60%. It's- Right. it's- How expensive it is? Because usually the infertility treatments are very costly. Well, this one is very costly too, at least by Pakistani standards. Although if I go to Abu Dhabi, I go to Dubai tomorrow,
and I say that I can do this treatment for $25,000, they will say, is that all you're charging? Yeah. But then in Pakistan, $25,000 is a lot of money. Yeah. ये हम इस पे सर को ला रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे ही इज़ नॉट हेयर फॉर बिजनेस। राइट, मैंने इन्हें बताया था कि सर आपने पाकिस्तान में आना है तो आप बिज़नेस को भूल जाएं। आपने बिज़नेस आप दुबई से लें, मिडिल ईस्ट से जहाँ से लें, लेकिन पाकिस्तान में आपने हेल्प के लिए आना है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द ही गुड न्यूज़, क्योंकि अभी तो हमारे कुछ पेशेंट सिलेक्ट हुए हैं, रिसर्च पे अभी उनको हमने रखा है और इंशाल्लाह ताला वेरी सून मैं इनको बहुत अमेजिंग हद तक इसमें काम पे लेके आएंगे, जिसमें सिर्फ इनके एक्सपेंसेस शामिल हों। राइट, Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट जी। Sir, I have a question to you. Many males are in Pakistan against this therapy. They consider themselves they don't have problems in their bodies. So how you will motivate them? Again, she's talking about this taboo that male are not willing to, accept that they can also have problem. They could also be the cause of the problem. So how to deal with that here in Pakistan, especially? How do we deal with those men that Yeah. have that kind of an attitude? Yeah. They either have to get fixed or stay home. It's as simple as that. I mean, they need to be taught the ABCs in this world. Yeah. And this attitude and the taboo that men are perfect, it's got to end in Same. Pakistan. That's going to be part of our education. बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साजिदा, यहाँ पे फिर ये बात भी होती है ना कि जो लोग बेटियों के रिश्ते दे देते हैं दूसरी की, और ये पहली बीवी से औलाद नहीं हो रही तो इसलिए हम दूसरी करने जा रहे यार, हैं। मैं कहती तो हूँ क्या इसको बात जरूर आपने चेक कर लेना ढूंढी चाहिए है। कि जी वो दूसरी पहली से जो औलाद नहीं हो रही तो पहले आप अपना यार सर्टिफिकेट खुदा दिखा के दें कि लिए आप ठीक ठाक हैं। 3-3 4-4 दफा बंदे शादियां कर लेते हैं और पता क्या कहते हैं आपको फरा कि वो पहली बीवी की उम्र गुजर गई। भाई खुदा के लिए ये सोचो कि जब उसकी शादी हुई थी उस वक्त तो वो यंग थी ना, ठीक है। अगर उसकी उम्र गुजर गई, हो सकता है मेल को प्रॉब्लम हो, तो फॉर गॉड सेक आपके रेफरेंस से, प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि खुदा के लिए अगर अपनी बेटी किसी को देनी है और उसके पहले बच्चे नहीं हैं तो उसके हस्बैंड का सीमन, यानी वो होने वाले मियाँ का सीमन एनालिसिस एक दफ़ा एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में ज़रूर करा लें। मैं बाकी लोगों को नहीं कहूँगी, क्योंकि फरा ये भी होता है कि मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था, लोग थोड़े से 200 रुपया दे के फेक रिपोर्ट निकलवा लेते हैं। अच्छा, यस, ग्रेट। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जिनकी फेक रिपोर्ट थी, जब हम उन लोगों का टेस्ट बेबी करने लगे या कोई ART की ट्रीटमेंट देने लगे तो पता चला कि कुछ भी नहीं है उसमें। तो आपको ऐसी लेबोरेटरीज का पता है जहाँ पे पैसे दे के फिर फेक रिपोर्ट्स जी, अगर ले ली वहाँ जाती की है? मैं कहती हूँ ये लेबोरेटरी कोई भी लैब हो सकती है, क्यों? और उसके डायरेक्टर बेचारे का इसमें कोई रोल नहीं होता। वहाँ जो कंसल्ट वो बैठा है ना टेक्नीशियन, जो जहाँ पे जिसने रिपोर्ट टाइप करनी है, आप उसको पैसे देते हैं, 500 रुपया दें, आप उसे कहें कि यार मुझे एक अच्छी सी रिपोर्ट निकालो, वो निकाल देंगे आप। सही। आप कहाँ से रोकेंगे? देखें जी, आपकी रिपोर्ट, आपका रेफरेंस नंबर, जो बेचारा जो करने वाला है उसको तो पता ही नहीं। Dr. Penos Zevos, thank you so much. It's really wonderful to have you, and it's wonderful to know the way you talk about Pakistan. That's really encouraging and very Well, motivating. it's such a pleasure to be here, obviously, and I enjoyed being on your show, and I enjoyed your audience here, and I hope that I can be back again, and hopefully we'll have more things to say. Yeah, we hope that too. Thank you very much. Shukriya. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिदा आपकी भी तशरीफ़ लाने का और शेयर करने का हमारे साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन। बात यही है कि जैसे हमने अभी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसलिए अपनी एक खातून, एक बेटी अगर किसी शख्स के निकाह में है और वो इस वजह से दूसरी शादी करना चाह रहा है कि जी इसमें से औलाद नहीं हुई, तो बहुत ज़रूरी है कि उस मर्द को भी चेक उस वक्त कर लिया जाए रिश्ता देने से पहले कि क्या वो वाकई इस काबिल है खुद, इससे पहले को किसी दूसरी खातून के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि वो इस काबिल नहीं है। जब तक हम अपने माशरे में इन चीज़ों को थोड़ा चेक नहीं करना शुरू करेंगे इंसानी लेवल पे, बुनियाद पे, वहाँ पे ज़्यादती का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और अल्लाह ना करे कि हम किसी के साथ ज़्यादती करने का ज़रिया या बाइस बने, या हमारे हाथों से, हमारी ज़ुबान से, हमारे किसी अंदाज से किसी के साथ ज़्यादती हो। इसलिए कि हर एक ज़्यादती का हमें हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हमारे बहुत ज़बरदस्त से बॉलर मोहम्मद इरफान। with Farah.